जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा और ये ज्ञान सर का पेड कोर्स का लेक्चर है गाइस, करंट अफेयर्स का, जो आप देख रहे हैं। और जिन भी स्टूडेंट्स को ज्ञान सर के पेड कोर्स को ज्वाइन करना है, ये दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाई जाती है। दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके बैच की इंफॉर्मेशन की जानकारी जो है वो ले लीजिए। और ये हमारे टेलीग्राम के चैनल्स और ग्रुप्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। और इसके अलावा ये सब टॉपिक्स हैं आज के, जिनको हम लोग एक एक करके डिटेल में कवर करने वाले हैं। और अभी तक आपने लाइक का बटन हिट नहीं किया तो लाइक का बटन जरूर हिट कर दीजिएगा। गाइस, क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे मशहूर आर्किटेक्चर्स में से एक नॉट्रे डेम कैथीड्रल है, जो पेरिस की शान है। और इसके दरवाजे एक बार फिर से खुल रहे हैं। और 2019 में यहां पर बहुत ही विनाशकारी आग लगी थी, बट अब दोबारा से इसको रिस्टोर कर दिया गया है। और अब हम इसी के बारे में जो है वो चर्चा करने वाले हैं। नॉट्रे डेम कैथीड्रल के बारे में बात करें तो इसकी नींव 1160 में बाइशॉप मॉरिस डी सुली के द्वारा रखी गई थी। ये सीन रिवर के एक छोटे से आइलैंड पर बनी है और पहले यहां एक गैलो रोमन मंदिर होता था। यहां पे क्रिश्चियनिटी के आने के बाद कई चर्चेस बने, पर नॉट्रे डेम एक मिसाल जो है वो बन गई। इस कैथीड्रल का डिजाइन एक गोथिक आर्किटेक्चर का अद्भुत उदाहरण है। तो गोथिक आर्किटेक्चर ध्यान में रखिएगा, जैसे इसमें रिब वॉल्टिंग है, फ्लाइंग बट्रेसेस हैं और स्टेन्ड ग्लास विंडोज हैं। यह डिजाइन इतनी शानदार थी कि इसने बाकी गोथिक आर्किटेक्चर को भी इन्फ्लुएंस किया। नॉट्रे डेम सिर्फ एक रिलीजियस मॉन्यूमेंट नहीं, यह एक हिस्टोरिकल एपिसेंटर था। यहां कई इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, जैसे कि 1302 में एस्टेट जनरल की शुरुआत, 1944 में पेरिस के लिबरेशन का सेलिब्रेशन, और आपको बता दें कि 1831 में विक्टर ह्यूग की किताब नॉट्रे डेम दे पेरिस ने इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ाई और लोगों का ध्यान इसकी तरफ खींचा। 2019 की आग ने इसकी छत और आइकॉनिक स्पायर को खत्म कर दिया। यह इंसिडेंट हमें यह याद दिलाता है कि कैसे ऐसे हेरिटेज बिल्डिंग को मॉडर्न सेफ्टी सिस्टम की जरूरत है। अब नॉट्रे डेम को रिस्टोर किया जा रहा है और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का रूप दिया गया है। इसकी एक खास बात और है, पता है आपको? यहां पर जीसस की क्रकीफिक्सन से जुड़े रेलिक्स प्रिजर्व्ड हैं। तो ये क्रकीफिक्सन जो है वो क्या होता है, तो सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो क्रकीफिक्सन जो है वो एंशिएंट फॉर्म है एग्जीक्यूशन का, जहां पर मतलब लोगों को जो है वो जैसे आपने देखा ना, जीसस क्राइस्ट को जो है वो उनको उनके हाथ में जो है वो कील जो है वो मार कर जो है वो उनको चुभा कर जो है वो उनको लटका दिया गया था, राइट। तो आपको इस चीज के बारे में पता है। तो ये जीसस की क्रकीफिक्सन से जुड़े कुछ अवशेष भी यहां पर प्रिजर्व्ड है, राइट। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये। इस रिस्टोरेशन का मतलब सिर्फ एक बिल्डिंग का रिपेयर नहीं है, बल्कि कल्चरल आइडेंटिटी को वापस लाना है। इसे दुनिया भर में हिस्टोरिकल कंजर्वेशन की इंपॉर्टेंस भी समझ में आती है। सो गाइस, नॉट्रे डेम की स्टोरी से हमें एक लेसन मिलता है कि हेरिटेज स्ट्रक्चर्स को सेफ रखना कितना जरूरी है। इंडिया में भी ताजमहल और हम्पी जैसी जगहों के लिए हमें सिमिलर कंजर्वेशन एफर्ट्स जो है वो करने चाहिए। सो नॉट्रे डेम कैथीड्रल का रिस्टोरेशन हमें यह सिखाता है कि हिस्ट्री सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि हम सबकी कलेक्टिव आइडेंटिटी का एक हिस्सा है। हमें अपने कल्चर और हेरिटेज की सुरक्षा करनी होगी, क्योंकि वही हमें एक समाज के रूप में जोड़कर रखता है। सो होपफुली ये टॉपिक जो है वो आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर जो है वो समझ में आया होगा। गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि जो डिलीवरी बॉय आपको खाना घर तक पहुंचाता है या फ्रीलांसर आपके लिए ग्राफिक डिजाइन करता है, ये जॉब एक नए ट्रेंड का हिस्सा है। इस ट्रेंड का नाम है गिग इकोनॉमी। और आज हम बात करेंगे ये गिग इकोनॉमी क्या है, इसके बारे में, भारत में कैसे बढ़ रही है और इसके क्या चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज हैं। तो सबसे पहले समझते हैं गिग इकोनॉमी होती क्या है। तो गिग इकोनॉमी का मतलब है शॉर्ट टर्म और फ्लेक्सिबल जॉब्स जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू होती हैं। यहां वर्कर्स को पर टास्क या पर प्रोजेक्ट पेमेंट मिलता है, कोई फिक्स सैलरी नहीं होती। वर्कर्स को बोलते हैं गिग वर्कर्स। एग्जाम्पल के लिए स्विगी जोमैटो के डिलीवरी पार्टनर जो होते हैं
उबर ड्राइवर्स हुए, ऑनलाइन फ्रीलांसर्स हुए। इसके कुछ फीचर्स हैं। पहला फीचर है फ्लेक्सिबिलिटी, आप अपना काम और टाइमिंग खुद डिसाइड करते हैं। दूसरा, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, काम और कस्टमर को कनेक्ट करने के लिए एप्स का यूज होता है। तीसरा, पॉपुलर एक्टिविटीज, फूड डिलीवरी, राइड शेयरिंग, कंटेंट राइटिंग और फ्रीलांस डिजाइनिंग सबसे ज्यादा डिमांड में है। सो गाइज, भारत की गिग इकोनॉमी काफी फास्ट ग्रो कर रही है। 2020-21 में इंडिया में 7.7 मिलियन गिग वर्कर्स थे और 2030 तक ये नंबर 23.5 मिलियन होने का एस्टीमेट है। यहां मीडियम स्किल्ड जॉब्स डोमिनेट करती हैं, जैसे डिलीवरी सर्विसेज और कस्टमर सपोर्ट। पॉपुलर सेक्टर है ई कॉमर्स, ट्रांसपोर्टेशन, फूड डिलीवरी सर्विसेज। और इस ग्रोथ के पीछे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि डिजिटल पेनिट्रेशन, भारत में 650 मिलियन से ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स और 936 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं। दूसरा, ई कॉमर्स बूम, ज्यादा लोग ऑनलाइन शॉपिंग और होम डिलीवरी प्रेफर करते हैं। तीसरा, वर्कफोर्स प्रेफरेंस, यूथ फ्लेक्सिबल और रिमोट वर्क प्रेफर करते हैं। सो गिग इकोनॉमी का भारत की इंप्लॉयमेंट में एक बहुत बड़ा रोल है। पहला, टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्रिएट हो रहे हैं। वुमेन के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का बड़ा सोर्स है ये, और एंट्री लेवल वर्कर्स और फ्रेशर्स के लिए स्किल डेवलपमेंट और फ्लेक्सिबल काम करने के ऑप्शंस यहां पर अवेलेबल हैं। पर गिग वर्कर्स को काफी चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं गाइस। चैलेंज नंबर 1, जॉब इनसिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी यहां पर नहीं होती है। पॉइंट नंबर 2, इनकम वोलेटिलिटी, कभी अर्निंग हाई होती है, कभी लो होती है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग मुश्किल हो जाती है। तीसरा, रेगुलेटरी गैप्स, कोई प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क नहीं होने से वर्कर्स हमेशा जो है वो प्रॉब्लम्स में रहते हैं। चौथा, डिलेड पेमेंट्स, 25% वर्कर्स लेट पेमेंट से परेशान हैं। तो सोल्यूशन क्या हो सकते हैं? तो चलिए सोल्यूशन को हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। तो पहला सोल्यूशन, लीगल रिफॉर्म्स। गिग वर्कर्स को एम्प्लॉइज क्लासिफाई करना, मिनिमम वेजेस और सोशल सिक्योरिटी देना जरूरी है। इसके लिए कानून बनाए जाएं। दूसरा, पोर्टेबल बेनिफिट्स, हेल्थ इंश्योरेंस और पेंशन जैसे वर्कर्स किसी भी प्लेटफॉर्म पर कैरी कर सकते हैं। तीसरा, स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग और एजुकेशनल पार्टनरशिप होनी चाहिए। चौथा, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोल्यूशन, एक्सप्लॉइटेशन और डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट करने के लिए फीडबैक सिस्टम का इंप्लीमेंटेशन जरूरी है। सो गाइस, गिग इकोनॉमी एक तरफ नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रही है, तो दूसरी तरफ कुछ चैलेंजेस भी हैं। लेकिन अगर सही पॉलिसीज और रिफॉर्म्स लाए गए तो यह भारत की इकोनॉमी के लिए एक बड़ा बूस्ट बन सकता है। तो आपको क्या लगता है कि गिग इकोनॉमी, मतलब आप देखो, मैंने भी आपको इसके बेनिफिट्स बता दिए, इसके चैलेंजेस बता दिए। अब मैं चाहता हूं कि आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स पर कोई भी 2 बेनिफिट्स और कोई भी 2 चैलेंजेस और उसका सोल्यूशन क्या होगा, 2 ये चीज लिख दो आप। यानी कि 2 बेनिफिट्स क्या हैं गिग इकोनॉमी के, 2 चैलेंजेस क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, और 2 उसके सोल्यूशन। आप अपनी मर्जी से लिखो कमेंट बॉक्स पे। गाइस, एक चीज तो हमें पता ही है कि स्पेस जो है वो कितना बड़ा है, यानी कि अंतरिक्ष कितना बड़ा है, अनलिमिटेड है, राइट। लेकिन सोचिए अगर एक दिन वहां भी ट्रैफिक जैम हो जाए तो क्या होगा। आज हम बात करेंगे लो अर्थ ऑर्बिट में बढ़ते हुए स्पेस डेब्रिस के बारे में, जो पूरी दुनिया के लिए एक सीरियस इशू बन गया है। तो सबसे पहले समझते हैं ये लियो क्या है, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट। तो ये धरती के पास का एक ऑर्बिट है जो 180 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स होती हैं, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी यहीं पर है। क्यों इंपॉर्टेंट है लियो? तो गाइज, अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए, हाई क्वालिटी इमेजेस और लो लेटेंसी कम्युनिकेशन के लिए ये परफेक्ट है। ये दूसरे ऑर्बिट्स के कंपैरिजन में सस्ता और एक्सेसिबल होता है, और साइंस एक्सपेरिमेंट्स और मिशन के लिए ये बहुत बढ़िया है। ये क्षेत्र मतलब कि हमारी धरती से 180 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है लियो का लो अर्थ ऑर्बिट,
तो वो सबसे अच्छा है रिसर्च वगैरह के लिए। तो अब बात करते हैं कि प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है। तो आज के टाइम में 14,000 सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट में हैं, जिसमें से 3,500 इनएक्टिव हैं, और इसके अलावा 120 मिलियन छोटे बड़े मलबे वहां पर मौजूद हैं। मलबे मतलब यही जो सैटेलाइट्स टूट जाती हैं तो इसका जो जो ब्रोकन पार्ट होता है वो घूमता रहता है स्पेस में। और रीसेंट इंसिडेंट्स जैसे चाइनीज रॉकेट का एक्सप्लोजन 2024 में, रशिया के एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट 2021 का, इसने इस प्रॉब्लम को और बढ़ा दिया है। तो सैटेलाइट के टकराने का चांसेस 17% बढ़ गया है 2024 में। फाइनेंशियल इंपैक्ट 2024 से 2029 तक 556 मिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच सकता है। स्पेस एक्स के 6,764 स्टारलिंक सैटेलाइट्स के साथ लियो काफी कंजेस्टेड हो चुका है, और पुरानी सैटेलाइट्स डेब्रिस बनकर वहां अटके रहते हैं। कमर्शियल कंपनीज अपने डेटा शेयर नहीं करती, जिसकी वजह से ट्रैकिंग और कोऑर्डिनेशन मुश्किल होती है। जियोपॉलिटिकल टेंशन और स्पेस वेपनाइजेशन जैसे एंटी सैटेलाइट मिसाइल अभी कंट्रीज लॉन्च कर रही हैं, इन्होंने इस प्रॉब्लम्स को और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। अब समझते हैं इस डेब्रिस का क्या इंपैक्ट होगा, यानी कि मलबे का क्या इंपैक्ट होगा। तो जो फंक्शनल सैटेलाइट्स है ना, जो सैटेलाइट्स काम कर रही हैं, इनके लिए ये एक ऑपरेशनल हजार्ड बन चुका है, खतरा बन चुका है, जो जीपीएस और कम्युनिकेशन जैसी सर्विसेज को खराब कर सकता है। एक है कैसलर सिंड्रोम। ये एक वर्स्ट केस सिनेरियो है गाइस, जिसमें डेब्रिस कोलाइड कर जाता है, यानी कि टकरा जाता है, और इसका एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है कि आपस में डेब्रिस जो है वो टकरा रहे हैं और फंक्शनल सैटेलाइट से टकरा रहे हैं और टकराते जा रहे हैं, और हर एक सैटेलाइट जो है वो खत्म होती जा रही है, डैमेज होती जा रही है, डिस्ट्रॉय होती जा रही है। तो अगर ऐसा होता है कैसलर सिंड्रोम, तो लियो यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट को पूरी तरह से अनयूजेबल बना सकता है ये। अब आती है बात सॉल्यूशन की। तो काफी ऑर्गेनाइजेशंस और कंट्रीज इस इशू को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इसरो का प्रोजेक्ट नेत्र, याद रखना, प्रोजेक्ट नेत्र स्पेस डेब्रिस को मॉनिटर करता है, और 2022 में इसरो ने 21 कोलिजन अवॉइडेंस मैन्यूवर किए थे, और यूनाइटेड नेशन का कमिटी ऑन पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस कॉपुअस की गाइडलाइन जो है वो देखने को मिलती है कि स्पेस को जो है वो सस्टेनेबल तरीके से यूज करो। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का क्लीन स्पेस इनिशिएटिव है मलबे को एक्टिवली रिमूव करने के लिए। यहां पर इन लोग हार्पून्स, मैग्नेट्स और लेजर जैसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं मलबे को खत्म करने के लिए। तो आगे क्या करना चाहिए? तो देखो, सबसे पहली चीज तो नई टेक्नोलॉजीज तैयार करनी है, कि जिससे कि सबसे पहली चीज तो अवॉइड कर सकें हम इस कोलिजन को। यानी कि अगर कोई मलबा आ रहा है एक्टिव सैटेलाइट के पास, तो सैटेलाइट वहां से हट जाए और बच जाए। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात पता है आपको कि स्पेस में ये मलबे कितनी स्पीड से दौड़ते होंगे? इनकी स्पीड क्या होती होगी? तो गाइस, जैसे आपने जब गोली चलती है, राइट, तो गोली दिखाई देती है नहीं ना, चलती हुई कैसे जा रही है गोली, नहीं दिखती। कम ऑन, यस और नो? उसका मल्टीप्लाई बाय 10 कर लो आप, इतना ज्यादा। तो सोचो कि कितना, इतनी तेजी से अगर ये वो चल रहा है स्पेस के अंदर, सैटेलाइट्स, मलबे, तो कितने सटीक टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होगी उसको बचाने के लिए। तो बस इसी पे काम करना है। फिर जियोपॉलिटिकल इश्यूज को साइड में रखकर इंटरनेशनल कोऑपरेशन करना जरूरी है। आपस में एक दूसरी कंट्री दुश्मनी छोड़कर इस इशू को मेनली सॉल्व करें, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन और ये सब चीजें अगर डैमेज हो गई ना, तो बहुत सर्वाइव करना आज की डेट में मुश्किल हो जाएगा। फिर इसके अलावा रीयूजेबल टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना, स्ट्रिक्ट इंटरनेशनल गाइडलाइंस का पालन करना होगा, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट और डेडिकेटेड मिशन मलबे को रिमूव करने के लिए होने चाहिए। ये बेसिकली हमने देखा स्पेस डेब्रिस के बारे में, थोड़ा सा आइडिया लिया।
तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अंतरिक्ष को जो है वो क्लीन रखना, राइट। देखो बहुत आज की डेट में यानी कि दुनिया बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रही है, उनमें से एक चैलेंजेस जो है वो स्पेस डेब्रिस का भी है। ये भी अपने आंसर में आप मेंशन करो। सो गाइज, हिंदू के लेक्चर में हमने प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में तो ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो आपको काफी कुछ आइडिया ऑलरेडी हो चुका होगा। बट अगेन ये आर्टिकल आ गया है तो इस पर हम लोग बात करेंगे। तो 170 देश एक साथ बैठकर इन्होंने बात करी थी प्लास्टिक पोल्यूशन को लेकर, बट उसका कोई एक्चुअल हल निकला नहीं, ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। यूनाइटेड नेशन इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमेटी, इसी से रिलेटेड ये टॉपिक है, प्लास्टिक ट्रीटी से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो 170 देश के डेलीगेट्स एक साथ बैठे थे INC 5 के सेशन में। INC यानी कि मैंने आपको बताया ना, इंटर गवर्नमेंटल, यूनाइटेड नेशन की है इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमेटी। तो यहां पर बैठे थे, जो एक लीगली बाइंडिंग ग्लोबल ट्रीटी बनाने का आखिरी मौका माना जा रहा है। बाइंडिंग ग्लोबल ट्रीटी यानी कि सबको फॉलो करना है। लेकिन यह बातचीत अब 2025 तक के लिए टल गई है, जो मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी बता चुका हूं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्लास्टिक प्रोडक्शन को लिमिट करने और प्लास्टिक के पूरे लाइफ साइकिल को एड्रेस करने पर डिसएग्रीमेंट। अब प्लास्टिक के लाइफ साइकिल का मतलब है उसका प्रोडक्शन, उसका कंजम्पशन और उसका कंप्लीट डिस्पोजल, इन सबको रेगुलेट करना। डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में बड़े विवाद हो गए हैं। तो यह समस्या छोटी नहीं है। तो कुछ शॉकिंग फैक्ट्स जानते हैं। सबसे पहले तो प्लास्टिक प्रोडक्शन सन 2000 में 234 मिलियन टन था, जो 2019 तक 460 मिलियन टन तक बढ़ गया और 2040 तक तो 700 मिलियन टन होने का अंदाजा है। भारत हर साल 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करता है, जिसमें से 3.5 मिलियन टन एनवायरमेंट में चले जाते हैं। अब प्लास्टिक गाइस सेंचुरीज तक, सदियों तक जो है वो डीकंपोज नहीं होता, सिर्फ 9% ही रिसाइकल होता है। हर साल 8 मिलियन टन प्लास्टिक ओशियन में जाता है। प्लास्टिक के केमिकल्स जैसे कि BPA कैंसर और हेल्थ इश्यूज का कारण बनते हैं। तो गाइस इसका सल्यूशन क्या है? तो ऑब्वियसली ग्लोबल ट्रीटी। और क्यों यह जरूरी है? तो देखो, प्लास्टिक के पूरे लाइफ साइकिल को रेगुलेट करने के लिए एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर यह नहीं हुआ तो क्लाइमेट चेंज और इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन और बढ़ेगा। डेवलप कंट्रीज चाहते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक और हजार्डस केमिकल्स को 2040 तक बैन कर दिया जाए। अब इंडिया क्या चाहती है? तो इंडिया ने प्लास्टिक प्रोडक्शन लिमिट करने पर अपनी नाराजगी जो है वो दिखाई है। क्यों? तो देखो यार, भारत के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट अभी प्रायोरिटी है, क्योंकि ये सब डेवलप कंट्रीज ने तो इकोनॉमिक ग्रोथ और अपना डेवलपमेंट कर लिया। जब डेवलपिंग कंट्रीज के डेवलपमेंट की बात आई तो साले ना पैसे दे रहे हैं, हमारे डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं, ऊपर से हमें मना कर रहे हैं कि भाई ये सब मत करो, वो सब मत करो। और ये सब चीजें बड़ी कॉस्टली है, रिसाइकलिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, राइट। तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेज करने के लिए इंडिया ने हालांकि कुछ इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि प्रोड्यूसर को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाता है ये। शॉर्ट लिव्ड प्रोडक्ट्स पर प्लास्टिक बैन लगा दिया। इंडिया प्लास्टिक पैक्ट और प्रोजेक्ट रीप्लान, ऐसे प्रयास इंडिया के अंदर ऑलरेडी हैं प्लास्टिक की समस्या से डील करने के लिए। लेकिन ट्रीटी फेल होने की वजह क्या थी, यानी कि क्यों ये ट्रीटी नहीं हो पाई, क्यों 2025 तक टल गई? तो मैंने आपको बता दिया ना कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में डिफरेंसेस हैं, फंडिंग और रिसोर्सेज की कमी है, वेस्ट मैनेजमेंट का प्रॉपर सिस्टम है ही नहीं। तो सोल्यूशन गाइस यही है कि आप जो है वो ऐसे टारगेट्स बनाओ, तैयार करो, जिससे कि धीरे धीरे फेज आउट करो। सिंगल यूज प्लास्टिक को जैसे फेज आउट कर दिया। फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट डेवलपिंग नेशंस के लिए होना चाहिए। डेवलप नेशंस डेवलपिंग नेशन को फंड करें, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएं, और पब्लिक अवेयरनेस इन सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये ट्रीटी तभी सक्सेसफुल होगी जब हम सब मिलकर प्लास्टिक के इस्तेमाल को रिड्यूस करेंगे और एनवायरमेंट की तरफ थोड़े सीरियस स्टेप्स लेंगे। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको पूरी चीज़ क्लियर हुई होगी। गाइस, इंडिया का नाम ग्लोबल स्टेज पर और ऊंचा हो रहा है। एक और एरिया में भारत ने अपना धमाका कर दिया है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पेटेंट से लेकर ट्रेडमार्क्स तक हमने अपना इनोवेशन का जलवा दिखाया है।
इस टॉपिक को हम लोग जो है वो समझेंगे कि कैसे इंडिया ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रैंकिंग में शाइन कर रहा है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सो गाइस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसको हम लोग आईपी कहते हैं, एक ऐसी चीज है जो किसी भी देश के इनोवेशन और डेवलपमेंट को डायरेक्टली इंपैक्ट करती है। इसका मतलब है कि अपने आइडियाज और इन्वेंशन को लीगली प्रोटेक्ट करना। अब इसको ग्लोबली मैनेज कौन करता है? तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। फैक्ट ध्यान में रखना, ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में बेस्ड है और 193 कंट्रीज इसके साथ है, मतलब पार्टी हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। इसका मेन काम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रमोट करना और प्रोटेक्ट करना। आपने सुना होगा फेमस ट्रीटीज के नाम, जैसे पेरिस कन्वेंशन है ना, पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी, माराकेश ट्रीटी। अब खुशखबरी यह है, खुशी की बात यह है कि वीपो के वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स 2024 की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया दुनिया के टॉप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अचीवर्स में शामिल हो गया है। अमेजिंग ना? तो चलो फटाक से वीपो जो है वो कौन सी कंट्री में है, उस कंट्री का नाम लिखकर बताओ, ये ऑर्गेनाइजेशन, और इसका फुल फॉर्म बताओ। अभी बताया ना मैंने, देखते हैं किसको पता है। तो अब देखो, ये देखेंगे कि कैसे इंडिया ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अलग अलग एरियाज में कमाल किया। पहला, पेटेंट की बात करें तो भारत 2023 में पेटेंट फाइलिंग के लिए दुनिया में 6ठी पोजीशन पे आ गया। हमारे यहां 64,480 पेटेंट एप्लीकेशंस फाइल हुई हैं, जो 15.7% का ग्रोथ दिखाता है। सबसे बड़ी बात, 55% पेटेंट डोमेस्टिक एप्लीकेंट्स के द्वारा फाइल हुए हैं, यानी कि इंडियंस के द्वारा फाइल किए गए हैं। फिर ट्रेडमार्क फाइलिंग में हमने दुनिया में 4th रैंक हासिल की है और इंडिया के अंदर भी हम डोमिनेट कर रहे हैं, लगभग 90%। हेल्थ, एग्रीकल्चर और क्लोथिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। फिर इंडस्ट्रियल डिजाइन फाइलिंग में हमने 36.4% की ग्रोथ मिली है हमें, और जो टेक्सटाइल और एक्सेसरीज जैसे क्रिएटिव इंडस्ट्रीज को के फोकस को दिखाता है। फिर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जो जीआई टैग्स होते हैं ना, तो इंडिया के पास 530 जीआईज हैं जो लोकल प्रोडक्ट्स की यूनिकनेस को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे दार्जिलिंग की चाय, बनारसी साड़ी, राइट। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर हम अभी भी पीछे हैं। तो ये सब अचीवमेंट्स इंडिया के मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स के सक्सेस को दिखाता है। अब सवाल आता है कि ये सब का फायदा क्या है। सो गाइस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ग्रोथ के कुछ मेजर सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं। पहला, ये लोकल बिजनेस को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाता है। दूसरा, नई जॉब्स क्रिएट होती हैं रिसर्च, लीगल सर्विस और टेक बेस्ड इंडस्ट्री में। तीसरा, इंडिया का ग्लोबल इनोवेशन हब के रूप में एक बहुत स्ट्रांग इमेज जो है वो उभर कर आती है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, कुछ चैलेंजेस भी हैं जो हमें टैकल करने हैं। पहला, एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेस, जो पेटेंट अप्रूवल और रजिस्ट्रेशन को स्लो करता है अधिकारियों की तरफ से। दूसरा, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और स्टार्टअप्स में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस की अभी भी कमी है। तीसरा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम अभी भी कमजोर है। इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री अकेडमिया कोलैबोरेशन में कमी है। और चौथा, इंटरनेशनल प्रोटेक्शन के लिए कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली प्रोसीजर है। तो अब सॉल्यूशन क्या है? पहली चीज तो डिजिटलाइज करो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइलिंग और अप्रूवल प्रोसेस को फास्ट और इजी बनेगी डिजिटलाइजेशन के थ्रू। दूसरा, अवेयरनेस कैंपेन, स्टार्टअप और एमएसएमई को एजुकेट करना है कि लोग ज्यादा से ज्यादा रजिस्टर करें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में। तीसरा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को मिलाकर इनोवेशन पर ज्यादा फोकस करना होगा। चौथा, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, सब्सिडीज और ग्लोबल ट्रीटीज में पार्टिसिपेशन से हमें फायदा होगा। और फिर स्टार्टअप को सपोर्ट करना, इंक्यूबेशन सेंटर और मेंटरशिप प्रोग्राम सेटअप करना हमें जरूरी है स्टार्टअप्स के लिए। तो ये तो सिर्फ शुरुआत है गाइस। इंडिया का राइजिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ये जो अभी हमने न्यूज जो पूरी देखी कि हम अच्छी रैंक जो है वो हासिल कर रहे हैं, तो अभी हम लोग को टॉप पे जाना है, ये सिर्फ शुरुआत है। तो ये था गाइस ओवरऑल टॉपिक।
अब गाइस आपको पता है कि हमारे देश के अंदर चाइल्ड लेबर के खिलाफ एक बहुत ही जबरदस्त डिजिटल इनिशिएटिव लिया गया है। हम बात करेंगे पेंसिल पोर्टल के बारे में, यानी कि वेबसाइट। ये वेबसाइट कैसे काम करेगी और चाइल्ड लेबर को खत्म करने में इसका क्या रोल होगा, सब कुछ डिटेल में समझते हैं। तो पेंसिल का फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। ये पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने लॉन्च किया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है चाइल्ड लेबर को खत्म करना और एक ऐसा समाज का निर्माण करना जहां हर बच्चा स्कूल जाए और काम ना करे, मतलब स्कूल की एज में। अब सवाल उठता है कि ये पोर्टल, ये वेबसाइट करेगी क्या? तो पेंसिल पोर्टल एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट सोसाइटीज के बीच कोऑर्डिनेशन बनाता है। मतलब हर लेवल पर ऑफिशियल्स एक ही जगह पर जुड़ सकते हैं और चाइल्ड लेबर के खिलाफ मिलकर एक्शन ले सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है कंप्लेंट कॉर्नर। इस फीचर के थ्रू कोई भी सिटीजन चाइल्ड लेबर के केस की कंप्लेंट रजिस्टर कर सकता है। आपको बस वेबसाइट पे जाना है और एक सिंपल प्रोसेस के थ्रू अपनी रिपोर्ट फाइल करनी है। इसका फायदा चाइल्ड लेबर के केसेस को जल्दी सॉल्व किया जा सकेगा, यह इसका फायदा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था गाइस, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, तो ट्राई करो इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर जो है वो देने की। अब बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जो कि है क्यूब सेट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं क्यूब सेट्स की डेफिनेशन की। तो क्यूब सेट्स एक तरह की मिनी सैटेलाइट्स होती हैं। ये एक स्टैंडर्ड साइज में बनती हैं। एक एक यूनिट क्यूब सेट साइज का, मतलब एक यूनिट का जो साइज होता है वो 10 सेंटीमीटर क्यूब होता है और वेट 1.33 किलोग्राम से भी कम होता है। और क्यूब सेट्स एक मॉड्यूलर फ्रेमवर्क पर बनते हैं। इसका मतलब यह है कि आप ब्लॉक वाइज इसको डिजाइन कर सकते हो, एक ब्लॉक, दो ब्लॉक या उससे ज्यादा ब्लॉक को जोड़कर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सैटेलाइट बना सकते हो। ये मॉड्यूलैरिटी जो है इसको बहुत पॉपुलर बनाती है। और इंडिया में क्यूब सेट के स्टैंडर्ड्स का डेवलपमेंट ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स करता है। ये इंश्योर करता है कि क्यूब सेट डिजाइन और लॉन्च के लिए एक स्टैंडर्ड फॉलो करें जो उसकी रिलायबिलिटी और सेफ्टी को गारंटी देता है। अब सवाल उठता है कि क्यूब सेट्स का उपयोग क्या है। तो गाइस क्यूब सेट्स का मेजर उपयोग होता है एजुकेशनल और रिसर्च पर्पस के लिए। छोटी साइज और लो कॉस्ट की वजह से ये सैटेलाइट्स यूनिवर्सिटीज, स्टार्टअप्स और स्पेस रिसर्चर्स के लिए परफेक्ट सोल्यूशन बन गए। इसका एक एग्जांपल है कि आजकल स्टूडेंट्स भी अपनी छोटी छोटी क्यूब सेट बनाकर स्पेस में एक्सपेरिमेंट करते हैं, पता है आपको। और क्यूब सेट के लो कॉस्ट होने का एक बड़ा रीजन है इनका लॉन्च भी कंपैरेटिवली चीप होता है। इन्हें बड़ी सैटेलाइट्स के साथ जो है वो पिगी बैक राइड करते हुए स्पेस में जो है वो भेजा जाता है, जो स्पेस मिशन की ओवरऑल कॉस्ट काफी रिड्यूस कर देता है। तो क्यूब सेट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, ये अक्सर एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है और इसका क्वेश्चन का आंसर लिखकर बताओ। और फिर ये मेंस का भी एक क्वेश्चन है आपके लिए। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पेंसिल पोर्टल के बारे में डिस्कस किया ना, तो उसी से जुड़ा ये क्वेश्चन है। ट्राई, और ये चाइल्ड लेबर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ट्राई करिएगा इसका आंसर जो है वो देने की 120 वर्ड्स में अपने पास लिखिएगा। और लास्ट लेक्चर में ईशा ठाकुर ने, आयुषी सिंह ने, समीर ने, प्रीति मिश्रा ने, पायल ने, अंकित मान ने, प्रिया तिवारी ने और पायल भारती ने बहुत बढ़िया जो है वो आंसर्स जो है वो दिए। वेरी गुड। इसी प्रकार से जो है वो आंसर देते चलिए आप और जल्दी सिलेक्शन जो है वो उठाते चलिए। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।